Hello students, you are welcome at LST. Today I am going to discuss calculation of density of metal using unit cell dimensions. Let's see calculation of the density of the metal using unit cell डायमेंशंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, यदि हम मान लें कि m क्या है, मोलर मास है, और यदि हम मान लें कि m क्या है, मास ऑफ वन एटम। ठीक है, d क्या है, डेंसिटी of unit cell, sorry, density of metal। उसके बाद ये Na, ये है आपका एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो हम क्या देखेंगे कि ये डेंसिटी, तो सबसे पहले जानेंगे कि मोलर मास is the mass of 1 mole of particles. That means mass of one atom is equal to molar mass by Na। से मोलर मास क्या था आपका m, और ये क्या है Na। ठीक, अब हमें क्या देखना है, डेंसिटी ऑफ मेटल। दैट मीन्स d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक, अब मास ऑफ एटम्स कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए, यदि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यूनिट सेल में, तो ये Z इफेक्टिव इंटू मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये क्या होगा Z, ये क्या होगा Z इफेक्टिव इंटू मास ऑफ वन एटम, तो ये क्या हो जाएगा m/Na। ये हो गया m/Na, और ये क्या बचा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A³। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, डेंसिटी पता कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि यहां पर आपको क्या चाहिए, Z इफेक्टिव चाहिए, तो इसको पता करने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि यूनिट सेल। तो देखिए, यदि यूनिट सेल कैसा है, प्रिमिटिव है। यदि क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो इसमें इस प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए Z इफेक्टिव कितना होगा, तो इसके लिए एक फिगर आप ड्रॉ कीजिए, सिंपल, दैट मीन्स प्रिमिटिव यूनिट सेल को ड्रॉ कीजिए। और आपको पता है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है, ये ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें क्या है, एटम्स केवल कॉर्नर्स पे हैं, और आपको पता है हर एक जो कॉर्नर है वह जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है 8 यूनिट सेल्स के बीच। तो इसमें जो है नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, 8 हैं, और हर एक कॉर्नर पर जो एटम है उसका केवल 1/8 ही इसको बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Z इफेक्टिव हो जाएगा 1। ठीक है, यदि हम देखें किसको भाई, बॉडी सेंटर्ड को देखें, यूनिट सेल कौन सा है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो यहाँ पर दो बातें होंगी। ये जो होगा, इसमें इस यूनिट सेल में जो एटम्स होंगे ये कहाँ कहाँ होंगे, तो एक तो कॉर्नर्स पे होंगे, ठीक है, और दूसरे जो होंगे ये कहाँ पे होंगे, बॉडी सेंटर। तो यहाँ पर यदि हम क्या देखेंगे, Z इफेक्टिव देखेंगे, तो ये कॉर्नर्स पे, तो सबसे पहले ऐट कॉर्नर्स,
ठीक है, प्लस क्या होगा एट बॉडी सेंटर, ठीक। तो कॉर्नर्स पे कितने हैं 8 इंटू 1/8। अब बॉडी सेंटर यानी कि इस यूनिट सेल के अंदर ये एटम है, तो ये पूरी तरह से इसी का होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो गया 1, 1 + 1 कितने हो गए 2, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद देखिए, तो ये बॉडी सेंटर्ड हो गया। अब इसके बाद क्या बचा, फेस सेंटर्ड। यहां देखिए, इसके बाद क्या होगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होगा, तो ये फेस सेंटर जो है, इसमें इस यूनिट सेल में जो एटम्स होंगे ये कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, लेकिन साथ में जो 6 फेसेस हैं है ना, उसके सेंटर्स पे भी होंगे। ये देखिए, इसको ये बैक साइड और ये फ्रंट साइड का कहीं पे एक ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर फेसेस पर जो एटम है फेस सेंटर पर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं दो यूनिट सेल के बीच। तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एट कॉर्नर्स प्लस एट फेस सेंटर्स, ठीक। तो एट कॉर्नर्स कितने होंगे 8 इंटू 1/8 प्लस कॉर्नर्स कितने हैं, ये सॉरी फेस सेंटर्स कितने हैं 6 इंटू 1/2, यानी फेस के जो एटम्स हैं उसका केवल हाफ पार्ट जो है इस यूनिट सेल को बिलोंग कर रहा है। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 1, 1 + 3 कितने हो गए 4। अब यदि देखें हम किसको, तो इसको देख लेते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स, है ना। इसमें क्या होगा जरा ध्यान दीजिए, ये आपका यूनिट सेल है, ठीक, ये आपका यूनिट सेल है और यहाँ पर एटम्स हैं। इसके अलावा एटम्स कहाँ होंगे, कॉर्नर्स के अलावा ये जो 2 पैरेलल फेसेस होंगे उसके सेंटर्स पे, ठीक। तो यहाँ पर क्या क्या होगा, जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, तो एट कॉर्नर्स प्लस एट फेस यानी एंड सेंटर्स। तो ये कितने हो गए 8 इंटू 1/8 प्लस ये 2 ही फेस है ना, तो ये 2 इंटू 1/2, ये कितने हो गए 1 + 1, ये हो गया 2, ठीक। एक और जो है दैट इज हेक्सागोनल यूनिट सेल, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। हेक्सागोनल में आप देखिएगा, सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कीजिए। ये क्या है, हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है। इसमें आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए। फिगर बहुत ज़रूरी है ना, बिना फिगर के आप कैलकुलेट पहले एक बार आप फिगर ड्रॉ करके कीजिए, उसके बाद फिर ये माइंड में ही कर लीजिएगा, ठीक है। बार बार फिगर जरूर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक। यहाँ देखिए, इसमें क्या होगा कि एटम्स कहाँ होंगे, ये जो कॉर्नर्स हैं यहाँ होंगे, यहाँ फेस सेंटर पे होगा, यहाँ होगा, ठीक है। उसके अलावा 3 एटम्स कहाँ होंगे, यहाँ पे। तो अब आप देखिए इसमें क्या होगा, यह जो एटम है कॉर्नर पे ध्यान दीजिएगा, कॉर्नर पर जो एटम्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे एक प्लेन में, एक यूनिट सेल इधर और दूसरा यहाँ 1, यहाँ 2 और ये 3। एक प्लेन में 3 है तो 2 प्लेन में क्या होगा, इसके ऊपर भी तो होगा, तो कुल मिलाकर के 6। और ऐसे कॉर्नर्स कितने हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जेड इफेक्टिव। यह क्या होगा एट कॉर्नर्स प्लस एट बॉडी सेंटर प्लस कहाँ होगा एट, ये एक एटम और ये जो है एट फेस सेंटर्स। तो कॉर्नर्स पे कितने हैं, टोटल कॉर्नर्स कितने हो गए 6 यहाँ 6 यहाँ 12, और हर एक कॉर्नर पर कितना है 1/6। हर एक कॉर्नर पर जो एटम है उसका केवल 1/6 इस यूनिट सेल का पार्ट है। बॉडी सेंटर पर ये 3 है, तीनों इसी का पार्ट है,
तो ये क्या हो जाएगा +3, और ये फेस सेंटर्स कितने हैं 2 हैं, और फेस सेंटर पे जो भी एटम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है 2 यूनिट सेल के बीच, तो ये क्या होगा हाफ पोर्शन इसको बिलोंग करेगा, ये कट गया, ये हो गया, यानी 2 + 3 + 1, यानी जेड इफेक्टिव कितना हो गया 3 2 5 and 1 6। ठीक है, इस तरह से आप क्या कीजिए डेंसिटी ऑफ मेटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।